प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक महा मैराथन वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए साइंस के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और साथ में आप सभी के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है मात्र 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है और एक ही वीडियो में मैं आप सभी का सारा किताब खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आप यकीन मानिएगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। और टॉपर बनना है तो अंत तक वीडियो को देख लो, आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाओगे। दोस्तों, ये जो क्लास हो रही है ये अब की बार यूट्यूब पे पहली बार हो रही है और अब की बार पेपर में 95% मार्क्स अचीव करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्लास के माध्यम से हम क्या क्या चीज, कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और साथ में अंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल भी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ये क्लास 10th के बच्चों का साइंस का ये महामैराथन वीडियो होने वाली है। सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ पे देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर हमेशा आता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो चुंबकीय प्रेरण वाला सब कुछ बताऊंगा। इसी प्रकार देखो, ये जो क्वेश्चन है हमेशा आता है, विद्युत मोटर वाला भी आता है, साथ में फिगर बताऊंगा, कार्यविधि बताऊंगा। गारंटी ले सकता हूं इससे बाहर बोर्ड के पेपर में एक ही प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, पुष्प का नामांकित चित्रण, मोटर वाला भी आता है, जनरेटर वाला भी आता है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे समझ लो फैराडे का नियम, ठीक है। यानी कि एक भी टॉपिक में आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से छोड़ने वाला नहीं हो, ठीक है। बस खाली आप यहाँ पे ओवरव्यू सबसे पहले समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पूरे किताब के एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो, ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। यकीन मानिए, इस 1.5 घंटे की क्लास को और आप देख लेते हो, समझ लेते हो तो पूरा यहाँ पे देखो, क्लास 10 साइंस फिजिक्स का यहाँ पे जितना यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बनेगा, बोर्ड के पेपर में 100% यही आएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ा नहीं हूं, ठीक है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को वॉच करना है, एंड तक जरूर देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एक सेकंड स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे, कहीं ना कहीं आप टॉपर बनने से चूक सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, ठीक है। क्या करना? वीडियो को लाइक कर देना। कम से कम इस वीडियो पे 20,000 लाइक आना चाहिए। कितना? 20,000 लाइक आना चाहिए, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे मोटिवेट हो सकूंगा और मैं ये समझ सकूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ये मेहनत मतलब सफल हो सका है, ठीक है। तो कम से कम इस वीडियो पे 20 का लाइक होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर देना है, ठीक है। पूरा अब की बार पेपर में धुआं कर देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अब की बार 95% पाने का सपना जरूर साकार करेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे और इसी वीडियो के एंड में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आंकिक प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप इसी प्रकार सभी विषयों का पेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 9984192822 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं पेड पीडीएफ पाने के लिए, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साइंस का हो या हिंदी का हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या सोशल साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आप पेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में जितने भी यहाँ पे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा
कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर है, ठीक है, 5D है, इसकी फोकस दूरी बताइए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और यहाँ पे लेंस की क्षमता में एक बेहद ही यहाँ पे रिलेशन होता है कि P = 1/f होता है, और लेकिन f का मान यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का हेल्प करके आप यहाँ पे उत्तल लेंस का यहाँ पे फोकस दूरी कंटिन्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर दिया गया है, इसके हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, f = यहाँ पे हो जाएगा 1/p। ठीक है, तो 1/p मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षमता दिया गया है 5 डायोप्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, और आपको लेना है किसमें, मीटर में। तो आप मीटर में ना बता करके यहाँ पे सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 100 से गुणा कर सकते हैं, तो 5 से आप यहाँ पे 20 बार में कटा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है साथियों, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा, ठीक है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यह बताना है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। माना ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि जैव के माध्यम से, जीवों के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक यानी कि जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा दोस्तों यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, बताना है। प्राकृतिक वर्ण से, ठीक है, या उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, या उपार्जित लक्षणों से। तो डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है, डेवलपमेंट होता है, वो प्राकृतिक वर्ण से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको ये एलिमेंट का नाम बताना है। नियान या आर्गन या आयरन या यहाँ पे एफ दिया, फ्लोरीन दिया गया, और यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है। तो सबसे अधिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, बताना है। NaCl, NaHSO4 या Na2SO4 या KCN। तो अम्लीय लवण की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा NaHSO4, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पराग कोश में होते हैं वाह्यदल, अंडाशय या अंडप या परागकण। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप सभी को इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युतीय क्षेत्र, या चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक गतिमान आवेशित जो कण होता है, पार्टिकल होता है दोस्तों, वो दोनों उत्पन्न कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों फील्ड यहाँ पे डेवलप कर सकता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसके साथ दर्शाता है? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ। बताना है कि लिथियम जो आपका एलिमेंट है, ये किसके साथ विकर्ण शो करता है? ये शो करता है मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, बताना है। लंबे तने, झुर्रीदार बीज, या गोल बीज, या फैली हुई फली। ठीक है, तो उद्यान मटर में अप्रभावी जो लक्षण होता है वो झुर्रीदार बीज होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि यदि आपतन कोण I है और परिवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण कितना डिग्री विचलित होगी, ये आपको बताना है। तो ये होगी I - R। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा?
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक मतलब मेटालिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। ठीक है, ये जो तत्व है ये बिल्कुल ही धात्विक तत्व है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 1 विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन किस प्रकार का है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो एक विलयन कोई भी विलयन है जिसका पीएच मान 7 से अगर कम होगा तो विलयन होगा आपका अम्लीय। ठीक है, क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो विलयन उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, यानी कि एम का मान कितना होता है बताना है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है उसका जो एम का मान होता है वो होता है 1। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड ये मात्रक होता है आवेश का क्यू का, ये होता है Q इजिकल टू आई इंटू टी। आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम्स के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Q बराबर आई इंटू टी होता है, और यहीं से जो आवेश का फार्मूला निकल के आता है आई इंटू टी के बराबर आता है। ये आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, आई का मात्रक यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का या लोहे का या तांबे का या पीतल का। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि केवल जल में घुलनशील होता है, माने कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि केवल जल में घुलनशील होता है, ये आपको बताना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है साथियों ये जल में घुलनशील विटामिन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप इसका पेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 99 84 19 28 22। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको पेड पीडीएफ प्राप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़ या खरगोश या चिंपैंजी। तो अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मनुष्य के सबसे नज़दीक अगर कोई भी अगर जानवर है तो चिंपैंजी हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवर्तनीय भट्ठी का उपयोग किस में होता है, प्रज्वलन में, निस्तापन में या बेसमरीकरण में या अतिशीलन में। तो निस्तापन विधि में हम परिवर्तनीय भट्ठी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्न में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही तरीके से निरूपित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। वैद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। तो ठीक है, P इजकल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है P बराबर V इंटू आई होता है। और आप लोग कमेंट में छाप दो बच्चा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, कमेंट में छाप दो कि पावर की यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि निम्न में से प्रबल क्षार बताना है। प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है साथियों ये होती है 2। क्या कितनी होती है, 2 होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बताना है। चुंबकीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और गॉस भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। पित्त रस का स्त्राव होता है, किस में होता है? पित्ताशय में, यकृत में या अग्न्याशय में या आमाशय में? जल्दी से बताओ कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ पे होता है? ये होता है लिवर में, यकृत में होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य का भाग को हम क्या बोलेंगे? एक पुष्प के स्त्री केसर के जो मिड का पॉइंट होता है, पार्ट होता है, उसको हम वर्तिका बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध होता है कि कैपिटल आर इक्वल टू एफ बाई 2 होता है। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है और यहाँ पे आर बाई इंटू 2 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता होगा शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर यही बात आपसे पूछ ले कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो अंडाशय ऐसा पार्ट है जो कि पुंकेसर निषेचन के बाद क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है कि एम्पियर होता है कि जूल होता है कि ओम होता है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओम किसका मात्रक होता है? ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। जूल ये एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है और कूलाम आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बताना है। PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये 22 जोड़ी होती है, 44 हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? ये होती है साथियों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होती है? यूनिट बताना है। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का यहाँ पे इकाई क्या होता है यानी कि मात्रा क्या होता है? ये होता है वाट इंटू सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो H2SO4 में जो हाइड्रोजन होता है उसकी यहाँ पे मात्रक होता है 2। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में या लिस्मानिया में या इनमें से कोई नहीं? तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो बेहतर होता। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में अगर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? ये बताना है। ये होते हैं DNA और प्रोटीन, दोनों के बने होते हैं। DNA और प्रोटीन के से बने होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा सुक्रोज या शुक्राणु होता है, गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? ये ईस्ट में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भैया? क्योंकि चंद्रमा से देखेंगे तो ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी पे ज़्यादा पानी के होने के वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखोगे तो काला दिखाई देगा, क्योंकि भाई वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? समान होता है। किस, अगर हम प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर संयोजन कर रहे हैं, तो किस चीज़ की वैल्यू समान होती है? तो ये होती है विभवांतर की, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू समान होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट का? 746 वाट का। कई बार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो ये होता है 3.6 × 10⁶ होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, ये आप सभी को बताना है। तो क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है साथियों वो होता है भूरा और लाल कलर का, भूरा लाल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो डीएनए द्रव्य में या डीएनए केंद्रक द्रव्य में या केंद्रिका में या केंद्रक में? तो डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 टेस्ला बराबर होता है, यानी कि टेस्ला का मात्रक बताना है। टेस्ला किसके बराबर होगा? ये होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर के, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है। जो कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है इसमें क्या क्या मिला होता है ये बताना है, ठीक है। इसमें मिला होता है कापर और टीन। क्या बना होता है? कापर और टीन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन C2H2+2 CnH2n+n होता है, ठीक है। तो C3H8 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। किसके लिए भैया? ये होता है जल के संवहन के लिए, जल का सिंचाव करने के लिए, रिसाव करने के लिए ये होता है, ठीक है। जाइलम का काम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि -100 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी मैंने बताया था कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/100, ठीक है। चूँकि सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं दिया गया, मीटर में दिया गया, तो आप 100 से गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की जो फोकस दूरी होगी यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। मैच करवा सकते हो, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। उसका जो प्रतिरोध भी होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अभी मैंने बताया था अम्लीय विलयन अगर पूछेगा तो 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 0 होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कई बार बता चुका हूँ, कूलाम होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? ओम का नियम होता है V = I × R, ठीक है। V = I × R होता है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो आहार नाल में पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जितना मैराथन क्लास लूँगा सभी को तैयार कर लेना। PDF अगर पेड प्राप्त करना चाहते हो
तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9984192822। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा धातु है जिंक या सिलिकॉन या आपका प्लम्बम या कापर, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कापर हो जाएगा जो कि मुद्रा धातु होती है। ठीक है, इसी से हमें मुद्रा बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे किसका आकार बड़ा है भाई, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का या रुबिडियम का। तो जिसका अगर परमाणु क्रमांक बड़ा होगा वो जाहिर सी बात उसका रेडियस भी बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा, तो रुबिडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का पार्ट कौन सा नहीं है, उसमें यह शुक्रवाहिका नहीं होता है, बाकी अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंब वाहिनी भी होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। सबसे पहले जिंदगी की जो उत्पत्ति हुई थी सागर में हुई थी, समुद्र में हुई थी, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है। तो लाल को अगर नीला करेगा तो ओबियसली बात है क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या होती है। तो हम परिवार नियोजन की अस्थायी विधि हो सकती है बैसेक्टामी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले विधि का। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो हम साथियों ये बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सौर ऊर्जा से हमें सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं, तो हम यहाँ पे आराम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। जो हीटर का तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और एक बात और कमेंट करके बताओ कि बिजली का जो ये बल्ब होता है उसका जो ये फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है, आपको बताना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है। अभी जस्ट मैंने बताया 746 वाट, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जाहिर सी बात है यहाँ पे उपधातु हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि फफोलेदार तांबे में कापर की परसेंटेज कितनी होती है। ये होती है 98%। इस बात को ध्यान में आप लोग को यहाँ पे रखना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन का आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू या कार्टेक्स के थ्रू या मज्जा के थ्रू। तो ये होता है पौधों में भोजन का जो रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, ये होता है फ्लोएम के माध्यम से। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 या 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। कई बार बता चुका हूँ क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, मैंने कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जो कि आघात वर्धनीयता को शो करता है। यहाँ पे तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा ऐसा तत्व है जो कि आघात वर्धनीयता को यहाँ पे क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्किन श्रेणी का सबसे पहला मेंबर का नाम बताना है। एल्किन श्रेणी का सबसे पहला जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है। ग नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निरूपक यानी प्रारूपिक तत्व का नाम बताना है। यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत स्त्रावित करता है क्या चीज़ का, लार, जठरस, पित्तरस या अग्न्याशिक रस। जल्दी बताओ कि यकृत किस चीज़ का स्त्रावण करता है, ये पीत रस का स्त्रावण करता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन पाया जाता है किस में पाया जाता है, ये हाइड्रा में पाया जाता है, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या क्या होता है भाई बताना है, XY, XX या Y या X। तो अगर पुरुषों की हम बात करेंगे उसमें जो गुणसूत्र होता है ये XY होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं FeSO4। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक
रंग देता है। किस रंग का देता है? यहाँ में लाल देता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, पीतल क्या है भाई? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो पीतल क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न तत्व में, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप एक बार देख लो, ठीक है, तैयार करके चले जाओ, इसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? ठीक है, अगर सबसे कम पूछेगा तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 3 जोड़ी, ठीक है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप यानी कि मॉडल क्या होता है? तो द्विसंकर का होता है 9s2 3s2 3s1। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? ये होता है बैगनी रंग के लिए, ठीक है। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ये होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है, क्योंकि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। विद्युत आवेश का मात्रा कई बार बता चुका हूँ, कूलाम होता है। और धारा की जो धारा उत्पन्न करने की जो मशीन होती है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम बोल सकते हैं कोयला या पेट्रोलियम हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ये हो जाएगा घास, बकरी और मानव, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिफॉर्म समूह है, बताना है विषाणु का, जीवाणु का या प्रोटोजोआ का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जीवाणुओं का समूह हो जाएगा, ठीक है, कोलिफॉर्म, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में दुर्बल अम्ल अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCN हो जाएगा, ठीक है। चलो गंगा सफाई योजना कब आया था? ये आया था दोस्तों सन 1985 में, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, श्याम सतह फोटोग्राफी में क्या हम यूज कर सकते हैं? तो फेरिक सल्फेट, ठीक है, FeSO4 यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरस सल्फेट। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन होता है? तो हम तना को बोल सकते हैं, तना हमारा ज़्यादा अनुकूलन रहता है। डायनामो उत्पन्न करता है क्या चीज़? ये इलेक्ट्रिक, ये विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नल की सी के आकार की संरचना होती है? तो होता है ये ग्रहणी का। किसका? ग्रहणी का होता है। चलो C2H6 का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एथेन, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो मैट का मुख्यतः, मैट में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो ये Cu2S और यहाँ पे FeS होता है, दोनों यहाँ पे होता है, Cu2S और FeS दोनों होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकल जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर R/2, यानी कि क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? 2 F हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग के लिए? कई बार बताया हूँ, बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 10⁻⁻6 मोल HCl विलेन का pH मान कितना होगा? तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो भी पावर होता है वही उसका pH मान होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यह आभासी बनता है और साथ में सीधा भी बनता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। फेफड़े में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाएं आलिंद में आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ये होता है मछली, सॉरी यहाँ पे विटामिन सी अगर पूछा गया है तो संतरा हो जाएगा, खंडीय पदार्थ में पाया जाता है। एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? P बराबर B/I होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो जाइगोट के सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2x, ठीक है, कितनी होती है? 2x होती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है किसमें? तो ये करता है दोस्तों श्वसन में करता है। किसमें? श्वसन में करता है।
दोस्तों ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में आप सभी का मैं पूरा का पूरा साइंस का यहाँ पे किताब खत्म कर दूंगा और यकीन मानिए कि इस वीडियो के देखने के बाद इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और टॉपर बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाओगे और अब की बार 95% पार कर देना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, ये तेरा शेर नहीं। अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स जरूर लाएगा। ठीक है, तो ये साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा इसका रिव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कौन कौन सा प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, सबका सब सारा का सारा सेक्शन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इतना सारा मेहनत किया हूं मैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपका भी यहाँ पे एक दायित्व बनता है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है और अभी तक चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए सबसे पहला यहाँ पे साथियों प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर के समझाइए। दोस्तों आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। और साथियों ये जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, जो कि बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तुम लोग भी मेरा साथ मत छोड़ना, बस खाली वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करते रहना। ठीक है, तो आइए साथियों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा, उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ या मैटर या मटेरियल, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रिएक्शन करके अभिक्रिया करके जब नया पदार्थ बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे साथियों, समझिए फिर से। ठीक है, नहीं आएगा बार बार देखना। ठीक है, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर अभिक्रिया करके आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, इसका एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो मैग्नीशियम को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है, क्रिया करवाया जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हो कि मैग्नीशियम के साथ में जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यहाँ पे मिला रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है रिलीज हो जा रही है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखो मैग्नीशियम भी लिखा गया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे देखो बन गया है मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में 95% पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले साथियों हम ये समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर या मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं या निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो अणु होंगे, ठीक है, आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक नया मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सोडियम को लिया हुआ है और जो सोडियम को आपस में जब क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में आपस में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होकर के यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपका रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, इतना बस समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो अगला जो हमारा रिएक्शन होता है वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जल को लिया हुआ है और यहाँ पे जल को जब आपस में इसका विद्युत वियोजन करोगे, ठीक है, विद्युत अपघटन करोगे, तो जो जल के जितने भी मॉलिक्यूल्स है आपस में टूट जाएंगे, यानी कि जो जल होगा 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा ऑक्सीजन,
यानी कि H2 और O2 में आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आइए दोस्तों, हम अब अगले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है इसका एग्जाम्पल। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा एक समूह में या मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह या मूलक आ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो आयरन को लिया हुआ है और आयरन जब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका आयरन होगा इस कॉपर के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और जो आपका आयरन होगा ये इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देगा और रिएक्शन करके यहाँ पे फेरस सल्फेट यहाँ पे बना देगा। ठीक है, FiSO4 बना देगा और यहाँ पे कॉपर आपका अवक्षेपित हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, अदला बदली मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार विस्थापन होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, बस खाली आयरन जो था सल्फेट के साथ माने एक्सचेंज हो गया था, अब विस्थापित हो गया था। इसमें क्या होगा, 2 बार होगा, जो भी आपका रिएक्टेंट होंगे 2 बार होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिया हुआ बेरियम क्लोराइड को, और जब बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करोगे तो जब बेरियम होगा ये सल्फेट के साथ यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा और जो क्लोराइड होगा आपके यहाँ पे इसे आपका सोडियम के साथ यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मेनली 4 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में गारंटी ले सकता हूं ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी, ठीक है, सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके स्पष्ट व्याख्या करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करना। सबसे पहले क्या करना, विद्युत मोटर के बारे में लिखना है, क्या होता है, इसका सिद्धांत लिखना, फिर इसका फिगर बनाना, ठीक है, अंत में इसका कार्यविधि लिखना, तब जाकर के 6 नंबर यहां से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे तब जाके बोर्ड का टॉपर बन सकते हो। ठीक है, चलिए आइए समझ लेते हैं कि मोटर क्या होता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, यानी कि बदलती है। क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात करते हैं किस थ्योरी पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। समझिएगा बात को। तो जब किसी कुंडली को, क्या बोलेंगे, कुंडली का मतलब क्या होता है, क्वाइल। कुंडली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो क्वाइल, जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी तार का वाइंडिंग करते हैं उसी को हम क्वाइल बोलते हैं। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, धारा मतलब करंट देते हैं, ठीक है, जब लाइन देंगे तो क्या होगा, कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म मतलब कपल, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का उल्टा अपोजिट में 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे, उसी को हम कपल बोलते हैं। और यहाँ पे कपल कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। और यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, फ्री हो, तो वह घूमने लगती है, क्या हो जाती है, वो घूमना स्टार्ट कर देती है और उसी के थ्रू क्या हो जाता है, हमारा पहिया और यहाँ पे जो भी हमारा ये आपका जो बल होता है वो नाचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फिगर बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये जो चुंबक यहाँ पे है, चुंबक यहाँ पे 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। इसी दोनों के बीच में हम इस कॉइल को रख देते हैं और कॉइल को हम क्या कर देते हैं, इस विभक्त वाला के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ब्रश लगा देते हैं। ठीक है, और जो हमारी ये जो हमारी कुंडली होती है अपने अक्ष पे एक्सिस के बहुत रोटेशन करने के लिए फ्री होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस कुंडली में करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे विद्युत बल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, एक बलून उत्पन्न हो जाएगा जो कि इस कुंडली को यहाँ पे इसको क्या करने लगता है, घुमाने का प्रयास करने लगता है। और इसी प्रकार हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका कार्यविधि समझ लेते हैं कि जब बैटरी को, ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है, कुंडली की भुजाओं AB और CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। यहाँ पे देखो AB कुंडली, यहाँ पे देखो AB और यहाँ पे DC, ठीक है, इस पे 2 बराबर और यहाँ पे विपरीत दिशा में बलयुग्म में काम करने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुंडली
दक्षिण दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, दक्षिण दिशा में घूमने लगती है और कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे जो विभक्त वलय भी होते हैं ये भी घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगा करके एक ही दिशा में कार्य कराएं। ठीक है, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को पूरा पूरा यहाँ पे मैटर लिखना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो को सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, यानी कि डायनेमो क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, इसके डायनेमो समझेंगे कि डायनेमो क्या होता है, सिद्धांत देखेंगे, रचना। ठीक है, इसके बारे में इसके जो पार्ट्स होते हैं और अंत में देखेंगे कि इसमें सर्पी बल और ब्रश का काम पूछता है। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बस खाली आप लोग एंड तक देखते रहो। आइए समझते हैं कि विद्युत जो आपका मोटर होता है, यहाँ पे देखो जो आपका जनरेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जनरेटर होता क्या है। तो विद्युत जनरेटर यानी कि इसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो वह यंत्र होता है, वह मशीन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर को सभी को पता होता है, जब आप उसमें ऑयल डालते हो, तेल डालते हो तो क्या करता है, करंट देता है। ठीक है, डीसी देता है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, उसी पे बेस होता है। और यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, नहीं कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा हम सिद्धांत समझ लेते हैं कि किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जब किसी बंद कुंडली मतलब क्लोज कॉइल में, ठीक है, तो जब किसी क्लोज कॉइल को चुंबकीय धारा में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली जो भी फ्लक्स होती है उस फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मतलब चेंजेज आ जाएगा, फ्लक्स में हमेशा क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वही जो आपका बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः हम यह बोल सकते हैं कि कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी रचना, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्षेत्र चुंबक, उसके बाद कुंडली और उसके बाद आता है सर्पी वलय तथा ब्रश। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसी के बीच में यहाँ पे हम डायनेमो को यहाँ पे कॉइल को रख देते हैं। और यहाँ पर ये विभक्त वलय होता है जो कि यहाँ पर सर्पी वलय के नाम से जानते हैं, और ब्रुश यहाँ पे काम भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बल्ब लगा होता है, हम यहाँ पे एसी देंगे, यहाँ पे हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पे हमारा एसी हमें जनरेट हो जाएगा, डीसी जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बल्ब बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। तो क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव होता है, उसका खंड होता है, पार्ट होता है, जिसके बीच में कुंडली को हम लगते हैं। यहाँ पे कुंडली यानी कॉइल को रखा जाता है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं कि कुंडली आपका क्या होता है भाई। तो कुंडली एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के क्रोट पर पृथक्कृत, ठीक है, तांबे के तारों को लपेट करके बनाया जाता है। कुंडली मतलब उसी पे कॉइल करके बनाओ, ठीक है, तार से लपेट करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि सर्पी वलय या ब्रुश क्या होते हैं। तो ये तांबे के बने दो छल्ले होते हैं या सर्पी वलय होते हैं, जिनका संबंध एक ओर तो कुंडली एबीसीडी से आए तारों को तांबे के तारों का होता है, और दूसरी ओर कार्बन के बने दो ब्रशों एक्स वाई से जुड़ा होता है। ठीक है, इन ब्रशों का संबंध बाह्य परिपथ जिसमें धारा को भेजनी होती है उसी का करना होता है। ये वाले देख लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्पी वलय या ब्रुश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कि फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम क्या होता है। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम बताइए, इसका फिगर भी बनाइए। सब कुछ मैं बताऊंगा, किस नियम पे बेस होता है, कैसे याद करोगे, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, समझते रहिएगा। तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर क्या बोलेंगे, किसी धारावाही चालक, धारावाही मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। इस नियम के अनुसार ये देखो, ये मैक्सवेल का ये कारक नियम होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम भी बोल सकते हैं। और इस नियम के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो आपका चालक में प्रवाहित दिशा, धारा की दिशा को निर्देशित करे। जो आपका अंगूठा जो होगा, ये जो अंगूठा जो आप थंब देख रहे हो, ये करंट की दिशा को, डायरेक्शन को आपका शो करे। ठीक है, चलिए, तो चालक को पकड़ने वाली जो उंगलियां होगी वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र का बताएगा। जो आपका उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये क्या होगा आपका, ये करंट का दिशा बताएगा। ठीक है, इतना बात। अगला हम यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम क्या बोलता है, आराम से समझिएगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है। ठीक है,
तीन प्रकार के अंगूठा को, ये तर्जनी को, यहाँ पे मध्यमा को इस प्रकार रखना है कि तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारक दिशा में और अंगूठा जो होगा आपका चालक की दिशा पर जो भी आपका होगा आरोपित बल की दिशा को निर्देशित करेगा। ठीक है, जो आपका ये अंगूठा होगा ये चालक पर बल कितना फोर्स लगेगा ये बताएगा। ये जो आपका तर्जनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और मध्यमा जो होगा करंट की दिशा बताएगी, करंट बताएगा। ठीक है, तो इतने सारे आपको चीज पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब बाम हाथ का नियम तो देख लिया, इसी प्रकार हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी निपट लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे देखो, तीनों का आपस में 90 डिग्री को सेम टू सेम वही रखना है। ठीक है, इसमें देखो ये जो अंगूठा होगा गति का दिशा बताएगा, ये जो आपका तर्जनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये जो आपका मध्यमा होगा ये प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है। तो यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, किसी भी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराएं, मोशन कराएं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सभी को पता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और परिपथ बंद हो जाता है। ठीक है, तो परिपथ में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो नियम बोलता है, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैला करके रखें तो तर्जनी अंगुली जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा जो होगा चालक की दिशा बताएगा। ठीक है, और मध्यमा जो होगा आपका प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र भी लिखना है। कैसे लिखोगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को बदल भी सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बता दिया, दाएं हाथ का नियम भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि फैराडे ने जो भी अपना नियम दिया था चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला नियम को समझते हैं, 2 नियम दिए थे उसने। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है, तो जब किसी बंद कुंडली में, बंद कुंडली मतलब कई बार समझा चुका हूं, बंद कुंडली का मतलब होता है आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए। तो जब किसी क्लोज कॉइल से होकर के जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ बल उत्पन्न हो जाएगा। सभी को पता होगा, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे। मतलब जब तक चुंबकीय फ्लक्स में आपका परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तब तक आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, यानी घुमाना बंद कर दोगे, तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला नियम समझ लेते हैं। ये नियम क्या बोलता है, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसका परिमाण दिया गया है कि कुंडली में से होकर के जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन दर का अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो कि आपका फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1, ठीक है, सबसे पहले का यहाँ पे मान लिखा है φ1, और ये कुछ समय यानी डेल्टा टी के बाद इसका गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान हो गया यहाँ पे φ2 हो गया। तो कुंडली में जो भी आपका फ्लक्स होगा इसका रेट ऑफ चेंजेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, φ2 - φ1 अपन में डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक जो बल यानी कि ई का जो मान होगा, ईएमएफ का जो मान होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि φ2 - φ1 अपन में डेल्टा टी। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक नियतांक आ जाएगा, हो जाएगा E = K × φ2 - φ1 अपन में डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे के का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ई का मान आ जाएगा डेल्टा2 - डेल्टा1 अपन में डेल्टा टी, यानी φ2 - φ1 अपन में डेल्टा टी। और सभी को पता होगा कि ई का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। यह एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कई बार ये भी आ चुका है बोर्ड के पेपर में कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, साथ में इसका फिगर भी मैं बना करके लाया हूँ। ठीक है, तो समझिएगा कि शरीर में विभिन्न उपचय क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। सभी को पता होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो शरीर में कई प्रकार के ऐसे मतलब कि सिस्टम हो जाते हैं जो कि खराब हो जाते हैं। ठीक है, इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, खराब हो जाते हैं। कभी कभी ये अत्यंत विषैले भी हो जाते हैं।
तो विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, माने शरीर में जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसके जो भी मेन अंग होते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे कि मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। इसका कार्य होता है रुधिर को साफ करना। इसके अतिरिक्त भी कई सारे होते हैं, जैसे यकृत हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़े हो गए, आंत हो गई, ये सब सारे क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं। जैसे ये क्या करता है, आपका त्वचा ये पसीनों को बाहर निकालता है, जो आपका खराब पानी आ जाता है। ठीक है, इसको शरीर से बाहर निकालेगा। लीवर क्या करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये सब ब्लड को साफ करते रहते हैं। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाई वृक्क सिरा दिखाया गया है, यहाँ पे महाशिरा दिखाया गया है, यहाँ पे देखो मूत्र मार्ग दिखाया गया है, ये मूत्राशय है, यहाँ पे करेक्ट होता है। ये बाई मूत्र वाहिनी दिखाई गई है, ये महाधमनी दिखाई गई है, ये बायां वृक्क यानी किडनी दिखाया गया है, ये यहाँ पे बाई वृक्क यहाँ पे दिखाया गया है, धमनी दिखाया गया है। तो इतने सारे पार्ट होते हैं, आपको यहाँ पे बना लेना है अच्छे से। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है, पूछता है। ठीक है, चलो, ये मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में लिख देंगे कि मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। इसका काम होता है रुधिर से यूरिया या यूरिक एसिड जो कि आपका होता है, इसी को शरीर से छान करके बाहर निकालना होता है। उन्हीं को हम मूत्र के रास्ते से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करिए। ठीक है, क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इसकी क्रिया विधि भी समझाना है। तो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सॉरी, यहाँ पे केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, या बायोलॉजी में भी आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण ये क्या होता है कि हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल या पर्ण रहित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जब जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, यानी प्रकाश के माध्यम में, क्लोरोफिल के माध्यम में, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यही हमारा क्या हो जाता है, भोजन बन जाता है। ठीक है, साथ में हमें जल भी मिल जाएगा, हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी विधि क्या होती है, तो इसकी विधि समझिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया होती है। ये 2 चरण में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा का आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है प्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, यह जो अभिक्रिया है निम्न पद में प्राप्त होगी। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अवशोषित होकर के हरित लौकों में ग्रेना में उपस्थित पर्ण रहित सक्रिय हो जाता है, और एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एडीपी से क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, जितना पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो, ऊर्जावित क्लोरोफिल जो होगा, इसके द्वारा क्या होगा, जल का यानी H+ और OH- आयनों में विभक्त हो जाएगा और प्रकाशित अपघटित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो H2 क्या होगा, H आयन और OH आयन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम क्रम में लिखेंगे, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH आयन परस्पर मिलकर के पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर के स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगला हम चरण में ये लिखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन होगा, एडीपी से क्या होगा, यहाँ पे एटीपी का निर्माण कर देगा। इस रिएक्शन को आप देख लीजिएगा। आपका सूर्य है, ये प्रकाशिक क्रिया है, फिर यहाँ पे अप्रकाशिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है संपन्न होती है। ठीक है, चलो, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र क्या होता है, और इससे बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, कैसे लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। अब बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, इसका यूज क्या होता है, समझिए ध्यान से। बनाने की विधि, सोडियम यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में और अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा,
Na2CO3 मिल जाएगा, साथ में हमें जल भी मिलेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, Na2CO3 को, ठीक है, जब जल के साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसे खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, इसी को हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका गुण लिख लेते हैं, गुण भी पूछा है, उपयोग भी पूछा है। तो यह सफ़ेद कलर का होता है, जो क्रिस्टलीय माध्यम में होता है, ठीक है। जल में अल्प विलेय प्रकार का होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, जिससे यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट में टूट गया, ठीक है। और तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें CO2 गैस दे देता है, ठीक है। इस प्रकार हम पूरे बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग के बारे में लिखना है। तो ध्यान से समझिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। इसको हम जिप्सम ही बोलते हैं, कभी कभी इसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को जब हम 120 से लेकर के 130 डिग्री पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस खाने का सेंस यहाँ पे है, जो भी हम हार्डवेयर का टूट मोच होता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे भी। अभी कैसे बनाया जाता है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो जिप्सम है, जिप्सम का यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया गया है कि CaSO4.2H2O, ठीक है। और जब आप जिप्सम को जब आप 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 साथ में आपको जल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बनाने की विधि। इसका गुणधर्म क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूड़ होता है, ठीक है, चूना होता है टाइप का, ठीक है, यह तेज गर्म करने पर निर्जल यानी कि CaSO4 में बदल जाता है, ठीक है। गर्म करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, शल्य चिकित्सा में होता है, प्लास्टर के रूप में, सांचे और मॉडल बनाने में होता है, मूर्ति और खिलौने बनाने में होता है। तो इतने सारे यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी प्रश्नों का आप एक वीडियो में देख लो, यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए, ठीक है। या पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए, उपयोग लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है, वह लिस्ट होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यवस्थित, अरेंज किया जाता है। विस्थापन के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे हम सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ धातुओं को मैंने यहाँ पे सक्रियता श्रेणी के हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी या पारा, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रकार के सक्रियता श्रेणी के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखा गया है। सबसे ऊपर लिखा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद लिखा गया कि घटते हुए क्रम में यहाँ पे लिखा गया अभिक्रियाशील, अंत में यहाँ पे लिखा गया सबसे कम अभिक्रियाशील, यानी कि सबसे कम ये क्रियाशील होगा सोना, सिल्वर, इससे अधिक होगा ये सिल्वर, इससे अधिक होगा मरकरी, इससे अधिक होगा कापर, ठीक है। तो सबसे अधिक हम बात करेंगे तो ये पोटेशियम होगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए आगे हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन से अधिक जो आपका होगा सक्रिय धातु मैग्नीशियम, और कम सबसे क्या होगा धातु आपका कापर हो जाएगा। अब से पूछा भी है, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कापर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, कौन सा कितना धातु क्रियाशील है, ठीक है। अगला हम ये कंटिन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इतने सारे हमें क्वालिटी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि स्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। या यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टरीकरण अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि जिस प्रकार अम्ल एवं क्षार पारस्परिक अभिक्रिया से लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं लवण का बनाते हैं, साथ में जल भी बनाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल भी अभिक्रिया करके एस्टर, ठीक है, क्या करते हैं एस्टर तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं अम्ल और एल्कोहल एस्टर और जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी अम्ल को एस्टरीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से या उपस्थिति में कराई जाती है। यह जो रिएक्शन होती है निर्जलीकरण होती है, साथ में उत्प्रेरक दोनों का काम कर देती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है एसीटेट एसिड CH3COOH
साथ में जब इसके हम एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एस्टर मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलेंगे, साथ हमें जल भी मिल जाएगा। इतने सारी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की गुण और दोषों का उल्लेख करिए। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुण इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि तत्वों के गुणों की अध्ययन में सुविधा। सबसे पहले क्या मिल गया कि भाई जो हमारा एलिमेंट है, जो भी हमारा तत्व है, सबसे पहले हम स्टडी में इसकी हमें सहायता मिली। इसके बारे में लिखेंगे कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी से तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, आसान हो गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। अतः किसी समूह से किसी एक तत्व के अध्ययन से उस सारे समूह का पता लग जाता है, ठीक है, कौन सा गुण, कौन सा तत्व किस बिहेवियर का है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सन 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार, ठीक है, 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में तत्वों के गुण के समान हो जाता है, ठीक है। इतना यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि नए तत्वों की खोज में सहायता मिलती है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी, ठीक है। इन अज्ञात तत्वों के गुण तथा परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्वों की खोज के साथ साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति भी होती चली गई, ठीक है। तो हमें इस प्रकार का मेंडलीफ की आवर्त सारणी से हमें लाभ होता चला गया। आगे हम ये बात लिखेंगे कि इसका कुछ दोष भी था, ठीक है, दोष को भी लिख लेंगे। क्या क्या दोष था भाई, कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले के साथ में पहले रखा जाना, यह भी एक प्रकार का दोष थी भाई। कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों के परमाणु भारों के प्रयोग के द्वारा स्थापित मानों को रखने पर यह पाया गया कि कहीं कहीं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है, माने कहीं बड़ा कहीं छोटा को रख दिया जाता है, तो एक दोष है। अगला दोष हम ये लिख सकते हैं कि अनेक तत्वों के उचित स्थान का अभाव, ठीक है, माने कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जिसका अनुचित स्थान मिल गया। अनेक तत्वों को खोज के मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में उन्हें अनुचित स्थान नहीं मिल सका, उचित स्थान नहीं मिल सका, अनुचित स्थान मिला, ठीक है। अगला हम ये लिख सकते हैं समस्थानिकों तथा समभारिकों का स्थान। इसमें क्या हुआ कि समस्थानिकों तथा समभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है, ठीक है। अतः मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा समभारिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। इसके हिसाब से अंत में लिखेंगे कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि परमाणु संरचना और रेडियो एक्टिविटा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटा की खोज के बाद यह स्थापित हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं वरना परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अंत में बात कर लेते हैं। ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य भी लिखिए। क्या लिखेंगे कि आवृत्ति बीज पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं, ठीक है। पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसे निम्न प्रकार के 4 चक्र होते हैं, ठीक है। इसका जो पुष्पों का होता है इसका 4 चक्र होता है। कौन कौन सा, एक होता है बाह्य दल, एक होता है दल, एक होता है पुमंग, या इसको हम बोलते हैं एंड्रीसियम या नर जनन अंग बोलते हैं, और अंत में आता है आपका जयांग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मादा जनन अंग, ठीक है। चारों के बारे में बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। जो आपका बाह्य दल होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यह हरे रंग की पत्ती सादृश रचनाओं का चक्र होता है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और दल क्या करता है, यह रंगीन होता है, यह परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है, कीटों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और पुमंग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नर जनन अंग। ये क्या करता है, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, प्रत्येक यूनिट को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर का जो अगला फूल होता है, अगला फूला हुआ जो भाग होता है परागकोश होता है। परागकोश या एंथर के अंदर जो का होता है नर युग्मक या परागकण बनते हैं, और परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है, नर केंद्रक होता है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि मादा जनन अंग क्या होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का जो निचला जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय होता है। इसकी बीजांड अथवा अविल जो होता है, ठीक है, बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, ठीक है, और बीजांड से बीज बनता है आपका, ठीक है। और जिन
जंतुओं में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर से बनते हैं, उन्हें एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, यदि नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे धारण कर लें तब यह पौधों एक लिंगी स्त्राई कहलाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को साथियों आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, क्योंकि तुमको नंबर मिलेंगे और नंबर मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। गारंटी दे रहा हूँ, यकीन मानिए कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, अंत तक समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में 95% पाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, जितने भी यहाँ पे बोर्ड में आप सभी के न्यूमेरिकल बनेंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया, देख सकते हो कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप किस प्रकार बोर्ड के पेपर में हल करेंगे, सबसे पहले मैं तो आपको आइडिया बताऊंगा, साथ में आपको बोर्ड में किस प्रकार हल करना है सब कुछ मैं बताते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, इसी फार्मूला के बेस पे इस क्वेश्चन को एक चुटकी में हल कर सकते हो। ठीक है, हम जानते हैं कि माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, यहां पे हम लिख देंगे फार्मूला कि माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार बोर्ड के पेपर में फार्मूला लिख करके हल करना है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, जिस प्रकार मैं हल कर रहा हूं, ठीक है, इसी प्रकार आप सभी को भी हल करना है। माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, इसका यहाँ पे एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लो, ये होता है वायु में, क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो बटे। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे लिख दो वायु के सापेक्ष। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, वायु के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब एन का मान। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब आओ क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है कि वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि यहाँ पे देखो v का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। देखो, इसका मान ज्ञात करना है कब, जब यहाँ पे दिया गया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे n का मान यहाँ पे 1.5 दे दिया गया है। कैसे करोगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि स्मॉल n का मान दिया गया है कितना, 1.5 दिया गया है। तब 1.5 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसी को हल कर लो, तो आप सभी को पता होगा कि 1.5 × 3 होता है, तो यह क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इंटू यहाँ पे 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल, और चाल का मात्रक यहाँ पे दिया गया है मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी को बोर्ड के पेपर में धुआं कर देना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से हल करते हैं तो बोर्ड में जो आपका एग्जामिनर होगा वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश होकर के आपका नंबर देगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया ये भी कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, ये भी 13, 15, 16, 17 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और 24 में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन। ठीक है, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहाँ पे 4/3 दिया गया है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार।
और जो हमें बातें प्रश्न में दी गई है सबसे पहले उसको हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। जब बोला गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ पे देखो वायु को हम मान ले रहे हैं एयर। ठीक है, एयर। ठीक है, एयर। ठीक है, यहाँ पे अपवर्तनांक को मान लो ANW। ठीक है, किसका? वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष यहाँ पे जल का जो अपवर्तनांक दिया गया है इसका मान दिया गया कितना? 4/3 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला दिया गया है AN, और यहाँ पे कांच का जी से, अगर स्मॉल जी से डिनोट करना चाहोगे तो ANG का मान दिया गया है यहाँ पे 3/2। ठीक है, इतना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, लिख दो यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे लिख दो जल का कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ठीक है, इतना तरीके से। अब यहां पे देखो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है, इसको आप कर सकते हो GN, ये क्या हो जाएगा? ग्लास को क्या माने हो? W। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका के जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ANW और बटे में ANG यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ANW का मान भी हमारे पास है और ANG का मान भी है हमारे पास, इसी को लिख सकते हैं। अब इसी को आप कर सकते हो आसानी से। ANW का मान दिया गया है 4/3 और बटे में इसका मान ANG का मान दिया गया है 3/2। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 और यहाँ पे बटा है तो बटा करोगे तो यहाँ पे मान पलट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8/9। ठीक है, और अपवर्तनांक का यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, देख सकते हो ये प्रकाश के परिवर्तन। ठीक है, अब और अपवर्तन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कई बार, एक बार नहीं, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो भी हमारा डाटा दिया गया है, ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है, सबसे पहले तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है। अब क्या क्या दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो फोकस दूरी का मान दिया गया है, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। ठीक है, और कौन सा हमारा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, इसी प्रकार दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। और सभी को पता होगा कि दर्पण कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे -20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और आपको करना क्या है, इसी में स्मॉल v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमको पता है कि जो दर्पण का सूत्र है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दर्पण का सूत्र, आओ यहाँ पे लिख सकते हो आप दर्पण का। ठीक है, दर्पण के सूत्र, आप यहाँ पे दर्पण का सूत्र जानते हो क्या होता है दोस्तों? आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/स्मॉल f = 1/v + 1/u से। ठीक है, आप इसी दर्पण का सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हो। और f और u का वैल्यू इसमें रख दो। तो f का मान क्या है? तो 1 यहाँ पे 10 रख दो, बराबर 1/v तो हमें निकालना है। और यहाँ पे देखो 1/u, तो ये क्या हो जाएगा? -1/20 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे तो 1/v को इधर कर सकते हो, इसको इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 और प्लस 1/20। ठीक है, अब इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप एलसीएम ले लोगे 20, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 1 यानी कि 3/20 हो जाएगा। कितना? 3/20 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ 1/v का मान। लेकिन यहाँ से अगर v की मान अगर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा 20/3, यानी कि इसका जो मान होगा क्या हो जाएगा?
6 माने 6.7 आ जाएगा, तो सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो v की जो मान आया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा पूछा गया कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, किसके पीछे, दर्पण के पीछे 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप सभी को भी बोर्ड के पेपर में हल करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि एक प्रिज्म का कोण, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रिज्म का कोण दिया गया है 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। और यहाँ पे देखो साइन 49 का मान यहाँ पे दे दिया गया है 0.75, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए बोर्ड के पेपर में अगर जब भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो गिवन डाटा, यानी कि जो भी हमारा मान दिया गया है यहाँ पे लिख दो दिया है, क्या क्या मान दिया गया है सबसे पहले उसको ध्यान से लिख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए बराबर 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे देखो 38 डिग्री दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, और अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 38 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्मॉल एन यानी अपवर्तनांक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इतनी चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। और अपवर्तनांक को सभी को पता है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है, इतना। और बटे में होता है इसी का साइन ए बाई 2, ठीक है। इसी फार्मूला पे इसको रखना है, तो जहां जहां ए और डेल्टा एम है उसका वहां पे मान रख दो, एन का मान निकल करके आ जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रख दो साइन ए का मान क्या है 60, डेल्टा एम का मान क्या है 38 बटे 2, ठीक है। और इसी का बटा है साइन ए मतलब 60 और बटे में 2, ठीक है, इतना। और सबका मान रखो कि हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 98, और 98 बटा क्या हो जाएगा 2, तो साइन ये हो जाएगा 49, कितना साइन 49 डिग्री, और बटे में ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब बताओ साइन 49 का मान यहाँ पे दिया गया है कितना 0.75, ठीक है। और सभी को पता होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एन का मान क्या होगा, तो 0.75 गुणे 2, तो एन का मान यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा 1.5 निकल करके आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको हल करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिज्म के पदार्थ का यहाँ पे अपवर्तनांक का सूत्र लगाया कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे में साइन ए बाई 2, इसी पे ए और डेल्टा एम का मान रख दो, यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ये इलेक्ट्रिसिटी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा यानी कि आई का मान निकालिए। आई का मान आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखो 2015 में 17 में 18 में 20 में कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, करंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है, करंट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल करिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो परिपथ है, ठीक है, ये वाला परिपथ को आप देखोगे तो परिपथ में जो आपका 4 ओम के 2 प्रतिरोध यहाँ पे दिए गए हैं, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ओम और ये प्रतिरोध दोनों आपस में जो भी रेजिस्टेंस है ये आपस में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध में, या हम ये बोल सकते हैं कि परिपथ में परिपथ में 4 ओम के, ठीक है, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। अब समांतर क्रम में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसलिए लिख देंगे इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर हम इसका बोलेंगे कि 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर निकाल लो तो इसको हम R1 बोल सकते हैं, तो इसको हम 1/4 और प्लस 1/4, ये तो पता होगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कर सकते हो, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2/4। ठीक है, तो 1/R1 बराबर 1/2। ठीक है, कर सकते हो इतना। तो R1 का मान यहाँ से निकालोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओम निकल करके आ जाएगा। तो इस वाले का तो R1 हो गया। लेकिन एक बात और देख पा रहे हो, अगर इसका दोनों का प्रतिरोध अगर समतुल्य निकालोगे तो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, 2 ओम, तो 2 ओम, और यहाँ भी आपको एक प्रतिरोध दिखाई दे रहा है 2 ओम। तो ये दोनों जो प्रतिरोध होंगे इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः, ठीक है, पुनः परिपथ में R1 व 2 ओम, R1 तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब जब श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकालो। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध कई बार पूछा गया, ध्यान से समझिएगा, तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो इनका अगर R2 मान लो तो R2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस 2, ये ओम हो जाएगा। तो R1 का मान दिया गया 2 प्लस 2, ठीक है, ओम। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओम निकल करके आ जाएगा। कितना, 4 ओम निकल करके आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, परिपथ में प्रवाहित, ठीक है, वैद्युत धारा का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि ओम्स ने जो नियम दिया था, बहुत ही तगड़ा नियम दिया था। हम यहाँ निकाल सकते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा V/R। ठीक है, V/R। आप देख रहे हो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट। एक बैटरी लगी हुई है जिसका यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे V का मान दिया गया है 10 और R का मान आपने निकाल लिया कितना, 4, 10/4। तो आप इसको अगर भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। और करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी तरीके से आप सभी को इतने सारे न्यूमेरिकल को हल करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, और जितना हो सके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, क्लासमेट में, ठीक है, सबको शेयर कर दो। ठीक है, वायरल कर दो वीडियो को। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।